हाँ, तो हम केमिस्ट्री के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली चैप्टर 1 के एमसीक्यू। और जब से मैंने एग्ज़ाम दी थी तब से स्टार्ट करेंगे। ओके, 2006 में दी थी मैंने गुजकेट, 20 साल हो गए। ओके, चलो, तो वहाँ से हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन और वो साथ में ही है। एटलीस्ट तुम लोग सिर्फ ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। और ये तो मैं पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा। ओके, वीडियो भी तुम्हें वापस फिर से देखना हो तो तुम देख सकते हो, लेकिन अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा तो मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें। कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके भी तुम्हें फंडा समझ में आ गया तो काम हो गया। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली, फिजिक्स में और मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बायो का तो अलग ही है, लेकिन केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली तुम्हें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी। उसमें से डिट्टो होते हैं, डिट्टो क्वेश्चंस होते हैं, गुजकेट में भी होते हैं, बोर्ड्स में भी होते हैं, लेकिन उसके लिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए, एक बार नहीं, बार बार। ओके, सो दैट हमें याद रहे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी ये टेबल जो है उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, फिर चाहे वो बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कौन सा? सॉल्यूशंस में ये वाला टेबल में से एक क्वेश्चन होता ही है कि भाई ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, गैसियस और ये, या फिर एग्जांपल गिवन होगा और आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, या फिर सॉल्यूशन का टाइप गिवन होगा और उसका एग्जांपल लिखने को बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी होता है, गुजकेट में, जेडबलई नीट में, एट द सेम टाइम बोर्ड में भी होता है। और फिर कई ग्राफ्स है बुक में। ओके, तो वो ग्राफ के ऊपर से हमें समझ में क्या आता है, जैसे हमने पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ पढ़ा, तो ऑर्गेनिक में भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे सपोज ग्राफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे किसी की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब तो इसमें है। लेकिन वहां पर भी मतलब एटॉमिक रेडियस के साथ साथ उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीक हो रहा है, एसिडिसिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है, वो सब तो वो ग्राफ से पता चलेगा। तो जितने भी ग्राफ है, जितने भी टेबल्स है, ओके, और जितने भी फॉर्मूलाज है वो हमें आने चाहिए। अभी देखो ये गुजकेट है, दैट डज नॉट मीन कि उसमें तुम्हें मतलब जैसे फिजिक्स में और मैथ्स में है वैसा ही सेम इसमें भी तुम्हें न्यूमेरिकल करने हैं। ओके, हाँ ऑफ कोर्स कि ऐसे ये जो छोटे छोटे हैं वो तो करने ही है, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल है जैसे वो तुम्हें नहीं करने हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो तो पता होना ही चाहिए, तभी अच्छे से सॉल्व होगा। ओके, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, भले ही तुम्हें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आए या ना आए। बड़े न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें 3-4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, 1-2 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं वो तो एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी मस्ट पढ़ना ही है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। ओके, थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करो, अभी जितना भी टाइम है तो कंटिन्यूअसली फिजिक्स मैथ्स का भी हमने 1-1, 2-2 लेक्चर लिए। सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की अलग अलग मेथड होती है, थोड़ी बहुत सेम भी होती है, थोड़ी बहुत अलग अलग। तो जो अलग है उसमें क्या है, मैथ्स में तुम्हें कुछ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, फॉर्मूलाज देखने हैं। फिजिक्स में भी तुम्हें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट समझने हैं, उसमें भी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। लेकिन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। और फिर फोकट का नहीं पढ़ना है कि मतलब कभी ऐसा बहुत कम है, सबसे कम अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो वो केमिस्ट्री में है, बाकी फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मैथ्स में भी है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कि तुम्हारे नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में जो भी एनसीईआरटी में है 99% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी है, 99%। ओके, तो अच्छे से पढ़ लेना कोई भी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, और पर्टिकुलर ग्राफ गिवन हो तो वो ग्राफ कहना क्या चाहता है एक सेंटेंस में समझ लेना। ओके, जो और अगर तुमने हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब का कुछ नोट्स बनाया हुआ हो, तब मैं बताता था, तब ट्रिक बताता था। ओके, कि पर्टिकुलर सपोज कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, तो फिर हमने थोड़ी बहुत ट्रिक भी देखी थी
जैसे मैंने अपने टाइम की भी ट्रिक तुम्हें बताई थी और फिर अभी की भी ट्रिक हमने बनाई थी। जैसे यही चैप्टर में वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा, तो हमने ट्रिक हमारे टाइम पे हमारे सर ने क्या बताई थी कि भाई बाठा औ ऐसे, वो एक कुत्ता है उसको मारा बाठा तो वो औ ऐसा चिल्लाया, तो वैसे सर ने हमें याद दिलाया था तो वो याद रह गया था। वो सब हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो वो बाठा, बा मतलब बाष्पीभवन, मतलब उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन प्रेशर। ओके, तो बा ठा ठा मतलब ठार बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ डाउन होते हैं। और फिर अ उ तो अभिसरण दबाण मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा, और उत्कलन बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो वो इंक्रीज होता है। तो उसको हमने अलग तरीके से याद रखा था। वो तो मैं तो गुजराती मीडियम में हूँ, हमने ऐसे पढ़ा था, लेकिन हमने फिर डिस्कस क्लास में जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने ऐसे डिस्कस किया था कि प्लेइंग फाइनल ऐसा कुछ हमने बनाया था, याद हो तो। प्लेइंग फाइनल जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फाइनल मैच खेल रहे हैं वैसे, तो प्लेइंग फाइनल तो मतलब P फॉर प्रेशर एंड F फॉर से फ्रीजिंग पॉइंट, वैसे करके बनाया था। मतलब कहने का मीनिंग यह है, ट्रिक कोई भी हो लेकिन हमें याद होना चाहिए। ओके, तो जो क्लास में जब हम थॉरली चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब जो तुमने शायद नोट्स बनाई हो वो, या फिर अभी तुम्हें याद हो वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे जो समरी है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अगर पर्टिकुलर अभी तो है टाइम, अभी हम बोलेंगे टाइम है, जब सपोज कल एग्जाम है तो आज टाइम नहीं है, तब तुम वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी पढ़ सकते हो पर्टिकुलर चैप्टर वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन। तुम देखो अभी भी भले ही एग्जाम चल रही है फिर भी स्क्रीन टाइम तो होगा ही मोबाइल का। ओके, कितने भी कुछ भी सिचुएशंस हो, हम हैबिचुएटेड हो गए हैं। तुम कॉन्शियस हो कि मुझे फोन यूज नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, ये वो, लेकिन ऐसा ही आएगा अंदर, इनपुट ही ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा हाँ चलो 1 मिनट में क्या जाता है, और वो 1 मिनट तुमने दिया तो वो साथ में 2-3 मिनट भी उसके पीछे चली गए। धुरंधर मूवी आया, ये वर्ल्ड कप जीत गए, ये हो गया, वो हो गया, वो यहाँ वॉर चल रही है, स्टॉक मार्केट गिर गया, ये हुआ, गोल्ड बढ़ गया, सिल्वर ये हुआ, यहाँ ईरान ने ये कर दिया, सब कुछ चलता ही जाएगा, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी। तुम्हारा अट्रैक्शन जहां पर है वो अफेक्ट करेगी। सपोज तुम्हें मूवी पसंद है तो धुरंधर आई तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ आई गए, उसमें तो ये है, लास्ट में ये दिखा रहे हैं वो, तो वहां तुम घुस जाओगे, बैठ जाओगे, अच्छा चलो एक शॉर्ट ही तो है, देख लेते हैं 1 मिनट। फिर ईरान ने ऐसा किया वैसा किया तो अच्छा ठीक है, अब हमें क्या ऐसा, तो उस पर तुम ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। ओके, कहने का मीनिंग है इतना ज्यादा कॉन्शियस रहो, स्क्रीन टाइम बंद ही, मतलब वो ऐप का अभी तो मोस्टली सभी फोन में आ गया है कि तुम ऑफ कर सकते हो, जैसे ही ओपन करे तो वो पूछता है भाई तुम्हारी डेली लिमिट खत्म हो गई है। ओके, मेरे साथ ऐसा खुद हो रहा है, सोचो मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी, ओके पढ़ाई नहीं मतलब ये पढ़ाई नहीं करनी और दूसरा कुछ पढ़ना है वॉट एवर, लेकिन मेरा भी ऐसा होता है, तो मेरा जो वो ऐप का लिमिट 10 मिनट 15 मिनट का था वो अब मैंने 2 मिनट कर दिया है। तो एटलीस्ट खोला और तुम 2 मिनट तक घुसे रहे तो फिर 2 मिनट के बाद तो ऑटोमेटिकली ऐप बंद हो जाता है, तो हाँ चलो नहीं लाइक दैट। तो कॉन्शियस रहना है, टाइम वेस्ट मत करना, जितना टाइम है उसमें 100% दे दो, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। बाद में तो फिर उसके बाद अभी कुछ कट हो जाएगी, उसके बाद कहाँ कुछ है फिर। अब तो मतलब ऐसा समझो कि यही मतलब पूरा अभी जितने भी तुम्हें 15-16 साल हुए पढ़ाई में पर्टिकुलरली, मतलब ओवरऑल एज हो गई, लेकिन पढ़ाई में भी 12th में आए तो 12 साल ऐसा तो गिन ले हम। ओके, तो 12 साल जो हुए, ये जो 12 साल है वो सबका फाइनल है, ये सब ऐसा समझ लो। क्यों? क्योंकि इसके बाद कॉलेज लाइफ में कोई तुम्हें स्कूल जैसा पढ़ने बैठो, ना टीचर बोलेंगे और ना ही पेरेंट्स। हाँ, थोड़ा बहुत पूछ लेंगे कैसी चल रही है पढ़ाई, ये है वो है, मार्क्स कितने आए, रिजल्ट क्या है, वो सब, लेकिन बहुत नहीं कि तुम ऐसे फोन यूज कर रहे हो, अरे चलो ये करो ये करो। उनको भी लगेगा भाई बड़े हो गए, अभी भी कहना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे, ये वो लाइक दैट। तो ये ही है टाइम जो मेहनत करना है वो। उसके बाद तो तुम और मैच्योर भी हो जाओगे, तुम्हें पता ही चल जाएगा किससे क्या होता है, और फिर तुम वैसे ही करोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुजकेट 2006 से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होने से नीचे में से कौन सा चेंज हो जाएगा? तो पहले ही तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टी जो हो वो चेंज हो जाएगी।
जो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चेंज हो जाएगी। तो हमें वो जो स्टार्टिंग में ही 11th के स्टार्टिंग में भी यही सब डेफिनेशंस थी थोड़ी बहुत, ओके, और 12th में भी सॉल्यूशंस में यही है। सो मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, जितनी भी प्रॉपर्टी है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, सब कुछ। अभी यहाँ फॉर्मेलिटी आंसर है यहाँ पर, लेकिन फॉर्मेलिटी तुम्हारे सिलेबस में से निकल गया है, लेकिन तब था, कब? 2006 में था, ओके। तो तब का क्वेश्चन है इसीलिए, लेकिन हमें फंडा क्या है, तो हम ऐसा नहीं है कि फिर तो सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं, इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी मैं बोल दूं मोलालिटी भी लिखा हुआ है, तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, ओके। तो वॉल्यूम जहां जहां जो भी हमारा पैरामीटर है, वो पैरामीटर के फॉर्मूलाज हमें बुक में गिवन ही है, तो जिसमें भी आ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला में चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उसके ऊपर इफेक्ट होगी। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज? चेंज कब होगा? जब वॉल्यूम टर्म होगा, तो वॉल्यूम टर्म नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। तो मोलालिटी में वॉल्यूम टर्म है ही नहीं, याद करो, ऊपर तो है ही नहीं, और नीचे भी क्या आ रहा था, नीचे क्या आ रहा था, मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में, याद आया, ओके। मोलारिटी में है सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम है, उसमें यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। वेट बाय वेट में भी नहीं है, क्योंकि वो तो मास बाय मास ही हो गया। मोल फ्रैक्शन में भी नहीं है, क्योंकि वो तो Na अपॉन Na प्लस NB, NB अपॉन Na प्लस NB वैसा ही करते थे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम तो है ही नहीं। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो है उसमें मतलब ऐसा था पर्टिकुलरली कि 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे अभी हमने मोलारिटी और उसका पढ़ा वैसा ही फॉर्मूला था। अभी सिलेबस में नहीं है तो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन उसमें भी नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम इसमें आता है फॉर्मेलिटी में, दैट्स व्हाई वो चेंज होगा। मतलब तुम्हारे लिए अभी के सिलेबस के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई किसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, किसके फॉर्मूला में नहीं आता। तुम्हें शायद ऐसा भी दे दे, वेट बाय वॉल्यूम, उसमें तो वॉल्यूम आ गया, वेट बाय वॉल्यूम। फिर तुम्हें दे दिया मोलारिटी, क्या दे दिया, मोलारिटी, उसमें भी वॉल्यूम आ गया। फिर तुम्हें दे दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा, उसमें भी वॉल्यूम आ गया। और चौथा तुम्हें दे दिया मोलालिटी, लेकिन उसमें क्या पूछा है पता है, विल नॉट चेंज, नॉट चेंज पूछा है। तो ये अभी का आज का सिलेबस का क्वेश्चन हो गया, ओके। और नॉट पूछा है तो क्या आएगा, मोलालिटी। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो सब नहीं आएगा। अंडरस्टूड, ओके। तो वैसे हमें आगे बढ़ना है। हाँ बोलो सर, नॉर्मलिटी है? नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, नॉर्मलिटी भी नहीं है, ओके। लेकिन पहले था, तो क्वेश्चन हम देखेंगे, ओके। जैसे अभी देखा वैसे फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी वो सब पहले था, अभी नहीं है, सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है। सोचो तुम 2006, 2026, 20 इयर्स, तो एनसीईआरटी तो 3-4 बार मिनिमम चेंज हो गई है, ओके। चलो तो आगे बढ़े, ये फर्स्ट था। आगे बढ़ते हैं सेकंड, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 0.04 मोलर H2SO4। ये भी 2006 का ही क्वेश्चन है, ओके। सो अभी हमने बात की नॉर्मलिटी की, ओके। तो नॉर्मलिटी में क्या करना है, देखो सिंपल है, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। नॉर्मलिटी इज नथिंग बट मोलरिटी इनटू एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी, और बेस होगा तो उसकी एसिडिसिटी, ओके। तो अभी हमें क्या गिवन है, H2SO4, मतलब वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बेसिसिटी मतलब क्या, वो जितने H+ रिलीज करे वो उसकी बेसिसिटी। HCl होता तो क्या आता 1, H2SO4 है इसलिए क्या आएगा 2। तो मोलारिटी तो गिवन है 0.04 और H2SO4 है इसलिए क्या आएगा 2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.08। तो सिंपली फॉर्मूला है मोलारिटी इंटू, मुझे तो ठंड लगने लगी, फैन ऑफ कर देता हूँ, एसी चालू रखते हैं, ओके। तो मोलारिटी इंटू एसिडिसिटी और बेसिसिटी, दैट विल गिव यू दी नॉर्मलिटी। सिंपल है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक। तो भाई टेम्परेचर सेम है और कौन सा पेयर आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब क्या, वो जो हमने पाई डिस्कस किया ना हमने, ओके, वो सेम होना चाहिए।
आइसोटोनिक बोला है। ओके, तो वो जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, पाई वाला। अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी इसके पहले नॉर्मलिटी वाला चेक किया ना, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखो 0.1 यूरिया है, 0.1 मोलर NaCl है, तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चेक करना है। NaCl अगर पानी में डालेंगे तो नंबर ऑफ वो डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पर कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स, और मोलारिटी कितनी है 0.1, तो 0.1 इंटू 2, तो आंसर क्या आया 0.2। और यहाँ पर 0.1 इंटू यूरिया को पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, ये चैप्टर डिस्कशन में हमने देखा था। तो 0.1 इंटू 1 ही रहेगा वो तो पूरा का पूरा, सुगर हो यूरिया हो वो सब डिसोसिएट नहीं होता है, याद है ना। हाँ, तो वो 0.1 इंटू 1, तो इसका कितना आया 0.1, इसका कितना आया 0.2, अलग अलग है, आइसोटोनिक नहीं, अलग अलग हो गया, तो ये गया। दूसरा BaCl2, तो एक Ba और 2 Cl, Cl -1 वैसे 2 और Ba प्लस 2, डन। ओके, तो टोटल कितने हो गए 3, 0.2 इंटू 3 0.6। यहां पर यूरिया तो 1 इंटू 0.2, तो 0.2, तो ये भी आया 0.6, 0.2, तो ये भी नहीं है आंसर। NaCl मतलब नंबर ऑफ मोल्स 2, 0.1 इंटू 2 0.2। K2SO4, तो K प्लस 1 होता है, वैसे 2 है, तो कितने हो गए 2, और SO4 -2 भी है, तो वो 1, तो 3 इंटू 0.1 0.3, ये 0.3 और ये 0.2, तो वो भी नहीं है, तो लास्ट वाला ही ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं, BaNO3 ट्वाइस। ओके, तो BaNO3, तो Ba का तो 1 हो गया और NO3 -1 1, वैसे 2 है, तो टोटल 3 हो गए 3 इंटू 0.1 0.3, और यहाँ पर Na2SO4, तो Na प्लस 1 होता है वो 1, वैसे 2 है, तो 2 और SO4 -2 3 इंटू 0.1 0.3, तो लास्ट वन इज द करेक्ट। ऐसे सिंपली कैलकुलेट ही करना है, और वो भी कितना हो गया, 1 मिनट से कम समय में हो जाएगा। देखो 40 मिनट्स में नहीं, 60 मिनट्स में तुम्हें 40 करने हैं, राइट ना। हाँ, 60 मिनट में तुम्हें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर इक्वली गिने तो 60 मिनट में टोटल 120 क्वेश्चंस, और 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। तो तुम्हारे एम तो होना चाहिए 1 मिनट में 1, फिर आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ 1 मिनट में 1 ही। ओके, लेकिन ध्यान से कौन से नहीं किए उसको नोट डाउन करना, फिर ऐसे ढूंढने मत बैठना कि हाँ ये नहीं किया, तो वो वापस 60 ढूंढने बैठेंगे, उसमें भी टाइम जाएगा। 1 से 10 किए, उसमें से 5 और 6 नहीं आ रहे, तो कहीं पे लिख दो रफ में 5 और 6 और फटाफट आगे बढ़ो। तो 40 मिनट में 40 तुमने अटेम्प्ट कर लिया, फिर 20 मिनट्स बाकी है। ओके, तो वो 20 मिनट्स में जितने भी तुम्हारे रह गए 40 में से, वो सब उस पर ट्राई करो। देखो नेगेटिव मार्किंग, ये जो आ रहा है वो बता दे रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ है 0.25। तो नेगेटिव मार्किंग अगर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, सपोज तुम्हारे 120 में से मतलब अभी इसका गिनो, ओके से 40 में से तुम्हें 35 प्लस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आ रहे हैं, 40 में से 30 प्लस और 35 प्लस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आ रहे हैं, इन दैट केस it is advisable or it is better to go for another 5 or 10, मतलब तुक्का मारोगे तो भी चलेगा, नेगेटिव मार्किंग है फिर भी चलेगा। क्यों, सही हो गया तो और आगे बढ़ जाओगे, और गलत हुआ तो थोड़ा ही गलत होगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 20 मार्क्स आ रहे हैं, आधे ही आ रहे हैं, 40 में से 20 आ रहे हैं, उसमें अभी तुमने 20 में तुक्का मारा, टोटल 40 क्वेश्चन, उसमें से 20 तो तुम्हें पक्का है कि आ रहे हैं, बाकी जो 20 है उसमें तुम्हें नहीं आते, और वो तुमने तुक्का मार दिए। ओके, तो उसमें से पता नहीं कितने मार्क्स जाएंगे। मान लो 20 में से 20 गए तो कितने गए, 5 मार्क्स चले गए, तो 20 में से कितने हो गए, 15 हो गए। ओके, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो होना चाहिए वो मैंने तुम्हें बताया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग ऐसा करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने सब कुछ अटेम्प्ट कर दिया था, सब कुछ। जब भी ABCD मिलता है तो मैं सब कुछ अटेम्प्ट कर देता हूँ। एक बार किया था गुजकेट में, दूसरी बार किया था जब बिट्स पिलानी की एंट्रेंस दी थी तब। गुजकेट में मुझे जब तक याद है तब तक, अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है,
लेकिन मेरा कुछ 146 जैसा कुछ नंबर था। अभी वो बोर्ड और इसको मिला के ऐसा कुछ ऐसा ही होता है ना एडमिशन के टाइम पे, इसके 60 और बोर्ड के 40 या इसके 50-50 कर दिया। अभी जो भी होगा 50-50 हो गया है। अच्छा, हमारे टाइम पे 60-40 था, 60 बोर्ड, हाँ 60 बोर्ड और 40 एंट्रेंस एग्जामिनेशन वैसा था। तो मेरा कुछ था 146 जैसा था, ओके मिलाकर। लेकिन मैंने क्या किया था वो तो मुझे पता है, मतलब मार्क्स तो अच्छे खासे थे गुजकेट में, ओके गुजकेट में अच्छे मार्क्स थे मेरे कंपेयर टू दी बोर्ड्स की कंपेयर में गुजकेट में अच्छे मार्क्स थे, ओके। तो मैंने क्या किया था, सब कुछ ही टिक कर दिया था, सब कुछ, ओके मतलब 120 में से ऐसा समझो कि तुम्हें 80 आ रहे हैं तो 40 नहीं आ रहे, तो मैंने वो 40 भी दे दिए थे, ओके। जो सही लग रहा है वो सही, वो भी मैंने क्या किया था बताऊं देखो मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा करना है ऐसे, जैसे कि 80 आ रहे हैं तो वो तो हो गए, अभी बाकी 40 है, तो 40 में से ऐसा समझो कि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कि ये आंसर है, वैसे 10 है ऐसा समझो 10, तो वो जो लग रहा है वो मैं टिक कर दे रहा हूँ, तो बाकी 40 में से बाकी 10 गए तो 30 बाकी बचे। अभी मैंने क्या किया था पता है, 30 के 30 एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करके आ गया था मतलब सारे 30 में एक, लाइक दैट, ओके वैसे मैंने किया था, ओके मैं अभी मुझे याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसा किया था कि जितने में किया हो मुझे याद नहीं मैंने कितने में किया था, लेकिन जितना नहीं आ रहा था उसमें मैंने सब में एक ही ऑप्शन, और वो भी मुझे याद है तब तक मुझे, अभी वो बिट्स का याद है या गुजकेट का पक्का नहीं, क्योंकि बिट्स को 10 साल हो गए, इसको 20 साल हो गए, जो भी हो, लेकिन बी या सी ऑप्शन मैंने ऐसे, या ए भी हो सकता है, वो ऑप्शन जो भी हो, लेकिन सारे ही ऑप्शन टिक कर दिए थे। अभी ऐसा समझो कि 15 मैंने 20 टिक कर दिए ऐसे, तो 20 मैंने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर। तुम्हें क्या लगता है कि 20 मैंने ए सिलेक्ट किए तो टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने में ए आया होगा? मिनिमम चांस कितना होगा? मिनिमम सोचो, 4 या 5 में तो ए होगा ही, 20 में से 4 या 5 में तो मिनिमम होगा ही, तुमने ही बोला, ओके। तो मान लो 5 में है ए, तो 5 मार्क्स तो आ गए। अभी 20 में से 5 मार्क्स तो आ गए, अभी वो 15 है वो गलत हो गए, 16 गलत मान लो, 4 गए तो 4 मार्क्स चले गए, फिर भी 1 मार्क का तो बेनिफिट हो गया, 1 मार्क का तो बेनिफिट हो गया ना। 4 मार्क्स चले गए तो 5 तो वैसे भी आए थे, उसमें से 4 चले गए तो 1 मार्क का तो बेनिफिट हुआ, ओके। लेकिन अगर मैं 30 का 30 वैसे करता, कैसे, मुझे इसमें ये लग रहा है, मुझे उसमें ये लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, हाँ उसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारे 5 मार्क्स भी आए, ऐसा हो सकता है कि उसमें 0 आ जाए। हाँ ऐसा होता है, यस आई एग्री, होता है ऐसा होता है, आई एग्री, ओके। तो ऐसा सब था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहने का मीनिंग क्या है कि वो कब एडवाइजेबल है, जनरली कब एडवाइजेबल है, जब तुम्हारे मतलब ऐसे 80-90 प्लस हो गया, मतलब से 30 ओपन तुम्हें लग रहा है कि 40 में से 30 प्लस तो हो ही जाएगा, तो अटेम्प्ट कर लो, ओके। ये तो मैंने अपनी बात बताई। इवन मैंने बिट्स पिलानी की जो एंट्रेंस एग्जाम दी थी इंजीनियरिंग के बाद मास्टर डिग्री के लिए, उसमें भी मैंने ऐसा किया था, और विद गॉड ग्रेस हो गया। हाँ मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने अपनी मेहनत से बिट्स पिलानी की एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, अभी भी नहीं लग रहा अभी। हाँ मैंने 1 साल मेहनत की थी, पूरा 1 साल मेहनत किया था, जॉब कर रहा था, जॉब भी छोड़ दी थी, मिनिमम 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ता था, मिनिमम 1 साल के लिए, मिनिमम 7 to 8 आवर्स, मतलब सुबह के 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करके अंदर घुसा तो डायरेक्टली शाम के 7-8-9 बजे रूम में ही पढ़ना, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बीच में लंच भी नहीं, ब्रेकफास्ट किया फिर डायरेक्ट डिनर, सिर्फ वॉशरूम के लिए बाहर, अंदर पानी भी अंदर ही था, कोई टेप नहीं, कोई फ़ोन नहीं। उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम थे कंपेयर टू द करंट सिचुएशन। तो हाँ लेकिन ये अवार्ड्स, वर्ल्ड कप, वो सब तब भी था, और यही टाइम पे आता है, मार्च अप्रैल, ओके फरवरी मार्च अप्रैल वही टाइम पे आता है, और नवरात्रि हो, दिवाली हो, तब स्कूल की एग्जाम्स होती है, तो वो सब तो था ही।
लेकिन बिट्स में भी ऐसा ही, मुझे तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ जो हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि मेहनत तो की थी लेकिन मेरी मेहनत से हुआ वो नहीं लग रहा मुझे, अभी भी नहीं लग रहा है। उसमें कितना माइनस मार्किंग? वो तो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ज्यादा होते हैं, ये तो 0.25 ही है गुजकेट में, 0.25, हाँ मे बी वहाँ पे 1 होते होंगे। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि बिट्सा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कितने नेगेटिव, लेकिन उसमें भी मैं तो करके आया था, वो तो ऑनलाइन एग्जाम थी, ओके ऑनलाइन थी और मैं उसमें भी करके आया, और वो तो तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत ऑनलाइन ही होता है तो आंसर फिक्स ही होते हैं, जैसे ही तुमने किया आपके इतने स्कोर है ऐसा आ गया तो रिजल्ट आएगा बाद में, लेकिन मार्क्स पता चल जाएंगे ऐसे। तो ये था सब, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये डिट्टो बुक में से क्वेश्चन है, हाँ तुम्हारी बुक में नहीं होगा, ओके पहले के टाइम पे बुक में से डिट्टो क्वेश्चन है कि कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो तुम्हें लगा सर सभी तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड क्या था पता है, बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सारी आर्टिफिशियल नहीं है, ओके वो नेचुरल है, और आर्टिफिशियल कौन सी है, कॉपर फेरोसाइनाइड। डिट्टो बुक में से क्वेश्चन, जो मैं स्टार्टिंग ही मैंने जो बताया तुम्हें कि बुक का वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन करना उसमें से आता ही है, केमिस्ट्री में तो पक्का आता है, ओके तो ये याद रह गया ना, कॉपर फेरोसाइनाइड, ओके। चलो नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज -0.6%, -0.6 डिग्री सेल्सियस। To prepare this solution, how much gram of urea is used in 3 kg of water? Molecular mass given है, लेकिन तुम लोग याद रख लेना, जैसे कि भाई H2O है तो 18, H2SO4 98, यूरिया है 16, जितना भी हमारे न्यूमेरिकल में आया है वो सब कुछ याद कर लेना, दे ना दे कोई भरोसा नहीं, ओके याद कर ही लेना, और शायद दे भी दिया तो JEE नीट में तो नहीं देंगे, यहाँ दे दिया तो गुजकेट में दे दिया, ओके। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल, और KF की वैल्यू भी गिवन है, ओके तो 1.5, तो हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है, ओके। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, याद करो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू केम, ऐसे हमने याद रखा था, तो ये रहा K और ये पूरा का पूरा मोलरिटी, ओके। तो वैसे ही हमने याद रखा था KF 1000 सॉल्यूट का मास, मॉलिक्यूलर मास और सॉल्वेंट का मास, तो सारी वैल्यू पता ही है। डेल्टा टी अभी ये माइनस तो फ्रीजिंग है इसलिए गिवन है, हमें तो डिफरेंस लेना है, तो 0.6 KF की वैल्यू गिवन है, 1000 ये ढूंढना है हमें, सॉल्यूट पूछा है ना, ओके। हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया, तो यूरिया सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, तो W2 पूछा है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है लिख दिया, लेकिन हमें याद रखना है, और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है 3 kg। अभी ये तुम ग्राम में फाइंड कर रहे हो तो ये भी ग्राम में ही आएगा, तो 3 kg का कन्वर्ट करना पड़ेगा 3000 ग्राम, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 72 ग्राम, आंसर इज डी, ओके। इसका आंसर क्या है, डी 72 ग्राम। हाँ सर ये इसके अंदर 0.6 तो सेल्सियस में उसको केल्विन में करना पड़ेगा, नहीं चलेगा, डेल्टा टी जब हो तब तुम कन्वर्ट नहीं करोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि जब भी तुम टेम्परेचर का डिफरेंस करोगे तो वो 6 होगा तो 6 ही आएगा, फिर चाहे वो सेल्सियस में हो या केल्विन में हो। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 6 डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 6 केल्विन, दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्योंकि वो डेल्टा टी है, टी नहीं है। टी 6 केल्विन एंड टी 6 डिग्री सेल्सियस, वो दोनों अलग अलग है, लेकिन डेल्टा टी सेम है। डेल्टा टी सेल्सियस में कैसे आएगा, सपोज 306 माइनस 300 तो वो 6 आ गया, और केल्विन में 600 माइनस 594 तो वो भी 6 आ गया, ओके। तो डेल्टा टी हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो हो वो ही ले लेना है, यहां पर केल्विन गिवन हो तो भी जितना है उतना ही लेना है, कोई कन्वर्जन नहीं, ओके। तो इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू देखो, अभी ये छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया है, न्यूमेरिकल ही हो गया है, फॉर्मूला पूरा का पूरा गिवन है, वैल्यू सारी की सारी गिवन है, सिर्फ पुट करना है और आंसर निकालना है, और कैलकुलेटर तो अलाउ है लेके जाना, लेकिन वो वाला नहीं, साइंटिफिक नहीं,
डन। तो सिंपली अभी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी ये अगर यहाँ हमारा मार्क जा रहा है तो फिर हमारी प्रिपरेशन में कमी कहलाएगी, क्योंकि फॉर्मूला ही याद रखना है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके चलो, हाँ नेक्स्ट, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी फॉर्मूला है। ओके, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मोलारिटी गिवन है 0.25 एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, फिर से यूरिया ही आया, और आर की वैल्यू भी गिवन है, फिर से बोल रहा हूँ आर की वैल्यू भी याद रख लेना। ओके, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, एंड कैलोरी में अगर बोला हो दोनों गिवन है। देखो अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम कौन सी ले रहे हो। देखो ये अच्छी बात है कि दिया है, और थोड़ी ट्विस्ट करने के लिए दोनों वैल्यू दे दी है दोनों यूनिट में। ओके तो पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है। ओके, और 0.25 कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है 0.082, एंड टी गिवन है ना 27, मतलब 300। अब यहाँ केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो डेल्टा टी नहीं है, टी है इसलिए। ओके, सी क्या था हमारा? कॉन्सेंट्रेशन 0.25। मतलब क्या? मोलारिटी। वो कोई भी टर्मिनोलॉजी में होगी, लेकिन है कॉन्सेंट्रेशन। मोलारिटी हो सकती है, मोलालिटी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, वेट बाय वेट हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम, कुछ भी हो, लेकिन है वो कॉन्सेंट्रेशन। उसमें से कुछ भी गिवन होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली तुम्हें, जैसे कि सारी टर्मिनोलॉजी गिवन है, तो वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी की किसको डिनोट कर रही है, क्या डिनोट कर रही है, क्या डिस्क्राइब कर रही है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ही डिनोट कर रही है। जो हमने चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट किया था 12th का, वो नींबू पानी से स्टार्ट किया था ना, एक में 1 नींबू डाल दिया, दूसरे में 2 नींबू डाल दिया, अभी खट्टा कौन सा ला, ये वाला, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लाइक दैट। ओके, अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है उसके लिए हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बताई कि भाई इसका वेट बाय वेट इतना है इसलिए ज्यादा है, इसका वेट बाय वॉल्यूम इतना है इसलिए ज्यादा है, इसके पीपीएम्स इतने हैं। ओके, तो अलग अलग तरीके से। ओके, वो सारी अलग अलग, जैसे कि एक ही बंदे के 4-5 नाम है, तो बंदा तो एक ही है, भले ही नाम 4-5 हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे अभी स्कूल में हो तो ऑफिशियल नेम, घर पे हो तो निक नेम, दोस्तों के साथ हो तो कुछ भी हो जाता है, व्हाटएवर जो भी हो, तो वही है। तो फॉर ये भी है, जैसे इसके पहले वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, यहां पर भी फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है। आंसर आएगा 6.15 एटमॉस्फेयर। ओके, आंसर आएगा सी। डन। ये किस लिए किया है? ये इसके लिए किया है कि आर की वैल्यू वो लेनी है 0.082। डन। ओके, चलो नेक्स्ट, 500 ml solution has 9.8 gram H2SO4, then find normality। ओके, तो अगेन नॉर्मलिटी हमने एक अभी फॉर्मूला तो देखा था, मोलारिटी इंटू एसिडिसिटी और मोलारिटी इंटू बेसिसिटी, वो अभी हमने देखा एक एमसीक्यू में। अगर मोलारिटी गिवन ना हो, जैसे कि यहां पर मोलारिटी नहीं गिवन है, वहां पर गिवन थी इतना मोलर, यहां पर ग्राम गिवन है और यहां पर सॉल्यूशन गिवन है, हाँ तो तुम मोलारिटी फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ वही फॉर्मूला याद है और नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, मोलारिटी का फॉर्मूला पता है ना, वो अप्लाई कर दो, मोलारिटी ढूंढ लो और फिर इंटू 2 कर दो, आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वो जो फॉर्मूला है मोलारिटी इंटू एसिडिसिटी और बेसिसिटी, वो तो हम यूज कर ही सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? और पर्टिकुलर जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला है, वैसे ही नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है 1000 मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और यहाँ पे ये जो लेते हैं हम वो मोलर मास लेते हैं ना, मोलारिटी में हम मोलर मास लेते हैं, इसको नॉर्मल मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मल मास। तो वो वैसे ही मिलता है। देखो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना, 98 डिवाइड बाय 2 क्यू, क्योंकि H प्लस कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ओके, तो उसका फॉर्मल नॉर्मल मास, सॉरी, फॉर्मेलिटी हो तो उसको फॉर्मल मास बोलते हैं, नॉर्मलिटी हो तो उसको नॉर्मल मास बोलते हैं, मोलारिटी हो तो उसको मोलर मास बोलते हैं। हो गया सिंपल। ओके, तो देखो मैंने मोलारिटी फाइंड करने को बोला, ये 98 मॉलिक्यूलर मास आ गया। डन। देखो यही फॉर्मूला में से ही बता रहा हूं, ये 2 को भूल जाओ अभी, तो ये 2 को भूल गए तो डायरेक्टली तुम्हारा क्या मिल जाएगा, मोलारिटी, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
वही आंसर आएगा। तो वैसे भी वही हो रहा है ना, देखो ये 2 ऊपर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। समझ में आ रहा है पक्का? ये हमने जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया नॉर्मलिटी वाला, ये मोलारिटी इंटू एसिडिसिटी और बेसिसिटी, तो वहां हमने ये मोलारिटी 0.04 गिवन है उसका यूज किया। 0.04 इंटू H2SO4 है तो 2, इंटू HCl है तो 1। ओके, जो भी हो एसिडिसिटी है कितने H प्लस, वो उसकी एसिडिसिटी हो जाएगी। एसिड हो तो बेसिसिटी, सॉरी एसिड हो तो बेसिसिटी और बेस हो तो एसिडिसिटी। डन। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, H2SO4 है तो 2 H प्लस निकलेंगे ना उसमें से, तो 0.04 इंटू 2। लेकिन सर यहां पर तो 0.04 मोलर गिवन ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें मोलारिटी का फॉर्मूला आता है तो मोलारिटी फाइंड कर लो, तो तुम्हें ये मिल जाएगा, इंटू डायरेक्टली 2 कर दो। तो एक्चुअल में तुमने यहां पर वही किया है, एक्चुअल में वही किया है। देखो ये मोलारिटी फाइंड की और ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, वही किया है एक्चुअल में भी। अंडरस्टूड? ओके, तो ये फाइंड हो गया नॉर्मलिटी, आंसर है डी। चलो नेक्स्ट, अभी ये भी बहुत सिंपल, हाँ वो भी बता देता हूं। 2006 से 2011 जैसा 11-12 तक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डिट्टो बुक में से या डिट्टो फॉर्मूला बेस वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ओके, और फिर 2013-14 से ये JEE और नीट शुरू हुआ। हमारे टाइम पे तो था ही नहीं, हमारे टाइम पे JEE नीट कुछ नहीं था, हमारे टाइम पे था AIEEE। अब वो नहीं है, हमारे टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम थी AIEEE इंजीनियरिंग के लिए। जैसे अभी JEE है तो JEE आई तो AIEEE निकल गई, मैंने AIEEE दी थी। और वो भी एक बताता हूँ, देखो इंसिडेंट्स, मैंने AIEEE दी, वो भी बढ़िया गई, उसमें भी मैंने जय माता जी ओके, तो वो भी रिजल्ट अच्छा आया। उसके बेस पे मुझे NIT सूरत मिल रहा था, SVNIT सूरत इंजीनियरिंग के लिए। अभी तुम सिचुएशन देखो, मुझे या मेरे आसपास या मेरी फैमिली में या मेरी खुद की ऐसी कंडीशन ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि NIT सूरत क्या होता है, SVNIT कौन से लेवल की कॉलेज है। और मैंने सोचा कि यार 70 किलोमीटर दूर जाऊँ NIT सूरत, इससे अच्छा SVMIT में से इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो मैं भरूच में एडमिशन ले लिया। 3-4 महीने हुए, उसके बाद पता चला मुझे, भाई SVNIT इतनी हाई लेवल की कॉलेज है, लाइक दैट। जितना हमने सुना हो, देखा हो, एक्सपोजर मिला हो, उतना ही हमें लगता है कि ये है। हमारे टाइम पे मतलब ऐसे अच्छे से अच्छी कॉलेज क्या, तो बोले निरमा यूनिवर्सिटी। हमारे टाइम पे, हाँ 2006 की बात करो, अभी नहीं, अभी भी निरमा अच्छी है, लेकिन तब बेस्ट गुजरात की यूनिवर्सिटी निरमा यूनिवर्सिटी, और कोई MS यूनिवर्सिटी। मैंने इतना सुना था तो इतना ही पता है। NIT सूरत लगा फिर भी नहीं पता चला। आपको नहीं, निरमा नहीं मिल रही थी। निरमा AIEEE बेस पे नहीं थी, वो प्राइवेट है ना। अच्छा, लेकिन AIEEE में मैंने जो प्रेफरेंस फिल किए थे वहां ये किया था NIT सूरत तो ऐसा हुआ कि सिचुएशन ऐसी, मुझे पता ही नहीं है। और इवन तुम मानोगे नहीं, बिट्स पिलानी में से मैंने जब मास्टर किया तो 2014 में मैंने बिट्स पिलानी की एंट्रेंस एग्जाम दी। 2013 तक मुझे बिट्स पिलानी क्या है वो भी नहीं पता था। जब मैंने जॉब छोड़ी और सोच लिया कि मास्टर डिग्री करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, तब भी मुझे नहीं पता था कि बिट्स पिलानी कौन से लेवल की कॉलेज है। फिर पता चला, 2013 में पता चला, 14 में क्रैक हुई और फिर किया। हाँ, पहले गेट दी थी। गेट में मेरा 1 मार्क्स से कट ऑफ रह गया 1 मार्क्स से। कट ऑफ कितना था पता है? 25 मार्क्स हमारे टाइम पे। किस चीज़ का पूछा तुमने? गेट का। हाँ, तो 2014 में गेट का कट ऑफ था 25 मार्क्स और मेरे आए थे 24.67।
24.67। एक क्वेश्चन गलत था, इसलिए एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता तो कट ऑफ के आगे चला जाता है ऐसे। लेकिन अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। वो हो जाता तो मैं पता नहीं को इंडिया में कोई ऐसे दूर गांव वाले एनआईटी में शायद मास्टर कर रहा होता, फिर बिट्स में नहीं कर रहा होता। वहां नहीं हुआ, इसीलिए बिट्स की एंट्रेंस एग्जाम दी, इसीलिए पीडीपीयू गांधीनगर दी, इसलिए कोलकाता की भी एक बहुत ही बढ़िया जादवपुर यूनिवर्सिटी वो भी दी। सब में हो गया, पीडीपीयू गांधीनगर में हो गया, बिट्स पिलानी में हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता वहां हो गया, सब में हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं ऐसे, सब में एक नहीं हुआ तो नहीं हो रहा था, और हुआ तो सब में ही हो गया। अब सोचूं कहाँ जाऊं, फिर धीरे धीरे सर्च किया ये वो, तो पीडीपीयू भी अभी भी नाम है, लेकिन बिट्स का नाम उससे भी ऊपर है, तो फिर बिट्स। और कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन बहुत पूरा वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है, ये भी दूरी है, लेकिन फिर बिट्स सिलेक्ट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो पता हो और जो लोग बोले कि इतना इतना है तो ही होगा, नहीं होगा। आज ही मैंने एक पोस्ट देखी थी, वही 2 मिनट के टाइम पीरियड में क्या था, एक आदमी था, वो आईपीएस बना, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, यूपीएससी क्रैक करके वो आईपीएस बना। उसके 10th में थे कुछ 37%, 12th में थे 45-46 समथिंग। 10th में 37 जैसे, 12th में थे उसके 44 की लाइन में थे। ओके, इंजीनियरिंग में उसकी 12 बैकलॉग, मतलब 12 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, फिर क्लियर किए थे, जैसे तैसे करके इंजीनियरिंग कंप्लीट की। फिर उसको पता चला कि ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है, उससे आईपीएस बन सकते हैं। जब उसको ऐसा सब पता चला तो नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाली थी तब उसके पास थे 18 महीने, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कम समय माना जाता है। 18 महीने कुछ नहीं है, लोग सालों तक प्रिपरेशन करते हैं। 18 महीने कुछ नहीं है यूपीएससी के लिए। तो उसके पास 18 महीने थे, और उसका लेवल देखो कहाँ है, 10th 12th इंजीनियरिंग सब कुछ, मतलब सिर्फ हाँ चल रहा है, पास हो रहा है, पास हुआ तो हुआ, नहीं तो इंजीनियरिंग में 12 सब्जेक्ट में फेल ऐसे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस बने, फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक भी अच्छी, आईपीएस बने। सोचो 18 में इतना रिकॉर्ड तो देखो, एकेडमिक रिकॉर्ड तो देखो कैसा है। एकेडमिक रिकॉर्ड कोई नहीं मानेगा, कोई बोले कि मैं यूपीएससी दे रहा हूं तो कोई हंसे। आज की डेट वाले तो हंसे ही सब, मतलब आज की डेट में पेरेंट्स हो वो तो हंसे ही, ये क्या तुझे इंजीनियरिंग तो हुआ नहीं, जैसे तैसे तो इंजीनियर बना तू यूपीएससी देगा ऐसे। बट मार्क्स तुम्हारा लेवल फिक्स नहीं करते किसी का भी। मार्क्स जो होते हैं वो लेवल फिक्स, मार्क्स तो क्या याद आया तो फुल मार्क्स आ गए, नहीं आया तो गए वापस क्वेश्चन आ गया, मतलब सेट वाला तुम्हारा इजी सेट आया, टफ सेट आया, वो सब भी है। कितना कुछ है, सोच पूरे साल का 3 घंटे में लिखना है, तो वहां पर भी काम करता है भाग्य ओके, मार्क्स सब कुछ नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, करते रहना है, कभी तो चमक ही जाएगी। ओके चलो, तो ये भी फॉर्मूला वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में, ये गिवन है, डाल दिया तो सॉल्यूट का मास पूछा है तो आ गया बी ऑप्शन 50 ग्राम। ओके चलो आगे, ये भी देखो कितने सारे। हाँ, तो मैं बात चल रही थी कि देखो ये वापस इजी क्वेश्चन है, तो मैं बोल रहा था कि 11-12 तक इजी क्वेश्चंस कंपेयर टू अभी की कंपेयर में इजी क्वेश्चंस कहे जा सकते हैं 2010-11 तक। उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप हुआ जब JEE नीट इंट्रोड्यूस हुई 2013-14 में, तब लेवल अप हुआ। ओके, और अभी लेवल और ज्यादा अप हो गया, मतलब पहले लेवल 1, फिर बीच में लेवल 2 और अभी लेवल 3, और उससे भी
हायर लेवल, मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें सेम ही लगेंगे, जेडबल नीट गुजकेट कहीं पर भी जाओ सेम तुम बोल सकते हो कि ये जेडबल में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, लाइक दैट। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, सब कुछ ही करना है, एनसीईआरटी तो छोड़नी ही नहीं है। हाँ, अगर हम अभी की कंपेयर करें तो पहले इजी क्वेश्चन थे, लेकिन कहने का मीनिंग ये नहीं है कि अब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे। ओके, अभी भी इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए। ओके, लेकिन फिर कोई ऐसा, किसी ने 5 पेपर किए हैं 2006 से 2011, और मुझे तो सब आता है, ओ भाई 6 से लेकर 11 तक तो वैसे ही बहुत लेवल 1 के क्वेश्चन थे सारे, वही करके तुम ऐसा मान लो कि पूरा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, तो नहीं, फिर वैसा नहीं। ओके, फिर लेवल अप भी हुआ है। ओके, चलो, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया is soluble in 200 gram of water is 0.5 degree Celsius. Then find the molar elevation constant Kb की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन सेम डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, 2009 में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू केम वाला हमने जो याद रखा था, सारी वैल्यू गिवन है, सिर्फ और सिर्फ केबी की वैल्यू नहीं पता हमें, और केबी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। सी आंसर है, बी नहीं, सी आंसर है इसमें। ओके, केजी है, यहाँ पे केजी आएगा। सो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओके, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, at constant temperature which of the following will have maximum vapor pressure? तो किसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर? तो याद करो, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें से पहली थी वेपर प्रेशर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमने तो याद रखा था क्या, जैसे कि क्या याद रखा था हमने, प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, प्रेशर, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, डाउन होते हैं। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब, ये याद रखना पड़ेगा। वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होते हैं, मतलब डिक्रीज होते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट एंड दूसरा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर अप होते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब। डन। हमें पूछा है वेपर प्रेशर, मतलब डाउन हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब पूछा क्या है, वो फंडा हमने दिमाग में लिया है। अब पूछा है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो हमने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से वेपर प्रेशर डाउन होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से वेपर प्रेशर डाउन होता है, लेकिन ये तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम। ओके, उल्टा होना चाहिए। अभी कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। हमें लाना क्या है आंसर, कम लाना है। कॉन्सेंट्रेशन क्या लाना है, कम, तो मतलब जितने आयंस कम होंगे उतना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। जैसे ऐसा समझो कि एक ग्लास पानी है, उसमें NaCl के 10 आयंस है, 10Na प्लस 10Cl माइनस, वैसे, और दूसरे ग्लास में उतने ही पानी में NaCl के 20 आयंस है, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, जिसमें 10 है वो, क्योंकि उसमें आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या है, कम है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। तो यहां पर हमें वही देख लेना है। अब सबसे पहले तो यहां पर देखो क्या क्या है, H2SO4, तो क्या होगा, H2 मतलब 2H और SO4 माइनस 2 मतलब 1, टोटल कितने हो गए, 3, इसमें भी 3 हो गए। NaCl में 2 ही है, तो हमें तो कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो NaCl वाला आंसर, ये दोनों तो गए। अभी NaCl वाला आंसर सही है, तो ये आएगा B या तो D। लेकिन अभी ये जो B है वो मोलालिटी है और D है वो मोलारिटी है, तो अभी किसमें क्या होगा वो चेक करना है। तो डेफिनेशन पे जाओ, मोलालिटी और मोलारिटी की डेफिनेशन पे जाओ, तो जो मोलारिटी है उसमें जो नीचे हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम। मोलारिटी में क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों आ गया उसमें, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। ओके, और मोलालिटी में क्या लेते हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट, याद है ना फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो क्या आ गया, kg। तो हमें क्या करना है, हमें तो डिसॉल्व करना है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कब आएंगे, जब पानी डालोगे तभी तो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, पानी बगैर पानी के थोड़ी बनेंगे।
तो ऐसा समझो कि मैं ये भी पानी में डाल रहा हूं और ये भी पानी में डाल रहा हूं। ओके, तो नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा होंगे या किस में कम होंगे वो हमें बताना है। ओके, तो यहां पर पूरा का पूरा 1 kg सॉल्वेंट है क्योंकि वो मोलालिटी है। ओके, और वहां पर मोलारिटी है, मतलब सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। हमें वेपर प्रेशर को मैक्सिमम बताना है, तो वेपर प्रेशर किसका बनेगा? सॉल्वेंट का ही बनेगा, सॉल्यूट का थोड़ी बनेगा। तो जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। देखो ये क्वेश्चन में सोचना है थोड़ा। ओके, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही उसका वेपर बनेगा और कम पानी होगा तो कम वेपर बनेगा। NaCl का तो वेपर बनने वाला नहीं है, सॉल्यूट का थोड़ी बनने वाला है, सॉल्वेंट का ही बनने वाला है। तो पानी ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, पानी कम होगा तो वेपर कम बनेगी। अभी पानी किसमें ज्यादा है? तो मोलारिटी में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और मोलालिटी में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। मतलब यहाँ पर पानी ज्यादा है क्योंकि सॉल्वेंट तो पानी ही है। डन। यहाँ पानी ज्यादा है तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल ऐसे सोच। पहले तो हमने क्या सोचा? नंबर ऑफ मोल्स देखा, तो नंबर ऑफ मोल्स से 50-50 हो गया, ये तो चले गए दोनों ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन में हमने मोलारिटी और मोलालिटी के कंसेप्ट से, स्मॉल एम और ऐसे सेम ही तो है, ये स्मॉल एम है, ये डन। तो ज्यादा पानी जहां होगा वहां ज्यादा वेपर बनेगी। पानी कहां ज्यादा होगा? तो मोलालिटी के फॉर्मूला में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आता है और मोलारिटी के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो पानी ज्यादा किसमें है? मोलालिटी में, तो उसमें ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। गुड क्वेश्चन। मतलब अभी तो सब डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड था, यहां पर तुम्हें सोचना पड़ेगा। डन। ओके, अच्छा चलो। हाँ, नेक्स्ट एट अगेन गुड क्वेश्चन। देखो at 25 degree Celsius temperature 200 ml aqueous solution of sulfuric acid, molarity given है 1 molar concentration of H3O plus। देखो किसकी मोलारिटी गिवन है? H3O plus की, H2SO4 की नहीं गिवन है। aqueous solution of sulfuric acid 1 molar concentration of H3O plus, मतलब H plus और H3O plus। H2SO4 की 1 molar नहीं गिवन है, दोनों में फर्क है। ओके, तो H3O plus और H plus की 1 मोलर गिवन है। ओके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी डिसॉल्व्ड? तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें निकालना है। ये सब गिवन है किस चीज के लिए? मॉलिक्यूलर मास देने के लिए। हमें तो याद ही है 98, तो 98 याद रख लो। अच्छा, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा क्या? H2SO4 किस में डिसोसिएट होगा? 2H plus and SO4 minus 2 में। डन। तो अगर 2H plus का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है 1 मोलर, क्योंकि यहां बोला है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus, तो H3O plus और H plus का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। अभी देखो यहां 2 हो तो यहां कितने मोल है? 1। यहां 2 हो तो यहां पर 1 मोल है, तो यहां 1 मोलर होगा तो यहां कितना हो जाएगा? 0.5, आधा। यहां भी आधा है तो यहां भी आधा ही हो जाएगा। तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.5 मोलर। ये हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये हमें पता करना पड़ेगा। ओके, फिर मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ, तो मोलारिटी का फॉर्मूला तुमने लगा दिया, उसमें सब कुछ पता है और सिर्फ सॉल्यूट मतलब H2SO4 उसका मास नहीं पता, तो वो वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा C 9.8 ग्राम। तो हम सोचेंगे सर ये तो डिक्टो फॉर्मूला ही है मोलारिटी का, उसमें वैल्यू पुट की और आ गया, लेकिन मोलारिटी के फॉर्मूला में W2 भी अननोन है और M भी अननोन है, तो W2 तो ढूंढना ही है हमें। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ग्राम मतलब मास और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है, तो ढूंढना तो हमें W2 ही है। ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, वो हमें ढूंढना है जो ऑलरेडी गिवन है उसके ऊपर से। तो क्या गिवन है? ये 200 ml का हमने कोई यूज किया नहीं। ओके, मतलब वहां यूज नहीं किया, यहां पर तो यूज किया है। ये जो फाइंड करना है उसमें यूज नहीं किया, यहां पर तो 200 ml ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है ना मोलारिटी में, तो डन। ओके, तो m फाइंड किया हमने, लेकिन ये m मेन पॉइंट क्या है? मेन ये क्वेश्चन में जो हमें आना चाहिए, जो याद होना चाहिए, वो पॉइंट कौन सा है? H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है H प्लस का, उसका आधा होगा H2SO4 का। अगर यहाँ पर 1 मोलर की जगह 4 मोलर होता, कितना? 4 मोलर, तो यहाँ 4 होता तो यहाँ कितना हो जाता? 2।
यहाँ पर रख देते हैं हम 2, फिर जो आंसर आता वो डन। ओके चलो नेक्स्ट, which of the following is true for increase in concentration of the solution of salt। तो ये तो हमारा कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन जाता है। तो वेपर प्रेशर डाउन जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर अप जाता है। दैट्स इट। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। बॉइलिंग पॉइंट इन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ और वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो सही है। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। यहाँ पर बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, वो गलत बात हो गई। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, वो तो सही बात है। वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो बोल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी गलत हो गया। देन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, गलत हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। ओके, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट देखो, 2 बार पूछा गया है, 2010 में भी और 2012 में भी। What will be the normality of the aqueous solution of H2SO4 has pH of 0 of 250 ml of solution। तो इस टाइम पर बच्चे लोग यहाँ फंस गए थे। pH 0 pH 250 ml of solution की pH 0 है, तो वो pH ऐसे ही नहीं दे दी, उसका यूज है क्या, जो भी pH गिवन हो। ओके 0 pH है तो 10 तुम 0 करोगे, 1 pH हो तो 10 -1 करोगे, 10 -1, 2 pH हो तो 10 -2 करोगे। ये है कंसेप्ट। ओके pH से हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो pH 0 है तो 10 क्या, 10 मतलब 1 मोलर। अगर pH 1 गिवन होता तो वो कितना होता, 10 -1, माइनस तो लिखना है। अभी 10 -1 जो है, 10 -1 उसको कैसे लिखते हैं, 0.1 लिखते हैं, एक प्लस में तो माइनस। हाँ, तो अगर pH तुम्हें -1 गिवन होता तो तुम्हारी मोलारिटी क्या बनती, 0.1। अगर तुम्हें pH 2 गिवन होता, कितनी, 2 pH, तो तुम्हारी मोलारिटी कितनी बनती, 10 -2, दैट इज इक्वल्स टू 0.01 मोलर। डन। तो pH से तुम्हें क्या मिल रहा है, मोलारिटी मिल रही है। ओके तो यहां से तुम्हें मोलारिटी पता चल गई, किसकी, H+ की और H3O+ की। फिर से अभी जो हमने फंडा लगाया वही, H2SO4 में से 2H+ एंड SO4 -2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, 1 मोलर। तो ये तो गिवन नहीं है, ये हमने pH पे से फाइंड किया। अगेन pH 1 होता तो हम 0.1 लेते, pH 2 होता तो हम 0.01 लेते। यहां पर अगर 0.01 लेंगे, उसका आधा यहां हो जाएगा 0.005, ऐसा हो जाएगा। डन। ओके, तो ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड किया और फिर उसके ऊपर से ये लाए, ये तो पता, मोलारिटी पता चल गई, तो वो तो हमने एक एमसीक्यू किया, मोलारिटी इनटू एसिडिसिटी बेसिसिटी, डायरेक्टली आंसर। नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, ये मिल गया 0.5 और 0.5 इंटू कितना करना पड़ेगा, H2SO4 है मतलब 2, दैट विल गिव यू द आंसर। 0.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सिंपल है। ओके अगेन यहां पर क्या लर्निंग कंसेप्ट है, pH वाला। pH 0 तो 10 pH 1 10 -1, pH 2 10 -2, pH 3 10 -3, pH 10 10 -10, भले ही दे, हमें क्या है, कैलकुलेटर ही यूज करना है ना हमें। डन। ओके 14 वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द गैस सॉल्यूट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ये तो फॉर्मूला है डिटो बुक में। ओके तो ए ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट, एट फिक्स्ड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज सेम एज वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 मोलर ग्लूकोज। तो 0.3 मोलर और क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब डिसोसिएट नहीं होगा, तो 0.3 इंटू 1.3 आएगा। तुम्हें सेम दिखाना है, जिसका 0.3 आए वो सेम हो जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पर कंसेप्ट तुम्हारा काम करेगा लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। तो वही नाम है ना उसका। हाँ, तो ये अगर हम डाल दे पानी में, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। जो उसके आगे या उसके पीछे आयनिक पार्ट होता है वही डिसोसिएट होता है। मतलब इसमें कितना भी हो, गलती से भी एक CO 3H2O 3NO2 ऐसा नहीं होगा पानी में।
पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स और साथ में दूसरा जो हो वो। ओके, हमें आंसर क्या लाना है 0.3। अच्छा तो देखो चेक करो 0.1 मोलर और ये पूरा कॉम्प्लेक्स तो वो तो 1 ही है, 1 इंटू 0.1 0.1 तो गलत, हमें तो 0.3 लाना है। अच्छा सेकेंड 0.1 मोलर Na2 और फिर कॉम्प्लेक्स, फिर यहां पे गिनने मत बैठ जाना। ओके ये लिगेंड्स गिनना नहीं है हमें, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। ये पूरा का पूरा एक हो गया, एक लिगेंड एक हो गया। Na कितने हैं 2, टोटल हो गए 3, 3 इंटू 0.1 0.3 आ गया आंसर, तो बी वाला सही है। सी देखते हैं, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स एक और Na है एक तो मतलब 2 हो गए, 2 इंटू 0.1 0.2 गलत हो गया, 0.3 लाना है। यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया एक और यहाँ है 3 मतलब टोटल हो गए 4, 4 इंटू 0.1 0.4 हो गया, हमें लाना है 0.3। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। डन, ओके चलो आगे। Which of the following will have highest vapor pressure at fixed temperature? Highest vapor pressure किसका होगा? तो वेपर प्रेशर आया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से आया, तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उतना वेपर प्रेशर कम, और हमें बोला है वेपर प्रेशर कम नहीं, हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हाईएस्ट तो नंबर ऑफ आयंस लोएस्ट होना चाहिए। तो जितने कम नंबर ऑफ आयंस होंगे डिसोसिएट होंगे उतना वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। तो इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4 और इसमें है 1, तो 1 वाला आंसर होगा, क्योंकि हमें तो लोएस्ट हाईएस्ट लाना है वो, तो आयंस होने चाहिए लोएस्ट। डन, तो ये भी कंसेप्ट के ऊपर है। डी इज द करेक्ट आंसर। 17th फिर से नॉर्मलिटी देखो। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होगा जो हमने 11th में यूज किया था, इवन 12th में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होता है। 4 ml तुम्हें डायरेक्टली याद ही रखना है, 4 ml of 0.5 मोलर H2SO4 एंड 6 ml of 0.3 मोलर H2SO4 अलग अलग है। ऑन मिक्सिंग फॉर्म सॉल्यूशंस व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी? तो देखो ये दो है, फॉर्मूला है डायरेक्टली M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3, मोलरिटी ऑफ 1.05 और V1 उसका वॉल्यूम 4, मोलरिटी ऑफ 2.3 उसका V2 6 ml, मोलरिटी ऑफ 3 तो वो तो फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ 3 मतलब सॉल्यूशन तो भाई पहले 4 और फिर 6, 4 प्लस 6 टोटल कितना बनेगा 10 ml। ओके तो यहाँ 10 सॉल्यूशन डायरेक्टली तुम्हें आ जाएगा, आंसर है सी। फॉर्मूला ही यूज करना है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। अभी इसकी जगह अगर 3 भी बना दे तो प्लस M3V3 दैट इज इक्वल्स टू M4V4। अगर ये 2 का बनाया है सॉल्यूशन 3 का बना दे ऐसे ही तो एक स्टेप और डाल देंगे, प्लस M3V3 इज इक्वल्स टू M4V4। डन, ओके। Which of the following mixture is ideal solution? तो ये तो बुक का डिक्टो क्वेश्चन, आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है? तो बेंजीन एंड टोल्यूइन। ओके सिंपल। What will be the molality of 10% weight by weight NaOH in aqueous solution? तो भाई डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओके सारी वैल्यू पुट कर दी तो तुम्हारा आंसर आ गया। अभी अगेन मोलालिटी है मतलब तुम्हारा क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास तो 10% वेट बाय वेट बोला है, वेट बाय वेट तो 10 सॉल्यूट होगा और 90 सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 90 और सॉल्यूट के मास में आएगा 10 और वो मिल जाएगा हमें मोलालिटी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है। ओके हाँ देखो ग्राफ पे से क्वेश्चन, फिक्स द टेम्परेचर फ्रॉम अ गिवन ग्राफ, फाइंड दैट विच गैस हैज द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो देखो यहाँ पर ग्राफ कौन से है, देखो ध्यान से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे जो थे तो हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते थे फिजिक्स में, मैथ्स में। ओके तो हमारा तो यहाँ पर सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट में p इज इक्वल टू kh इंटू एक्स वाला इक्वेशन है हमारे पास। तो सिर्फ हम मान ले तो x के कंपेयर करें तो m जो स्लोप होता है वो किसके साथ कंपेयर होता है, kh की वैल्यू से। मतलब स्लोप ज्यादा तो kh ज्यादा, स्लोप कम तो kh की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम। ओके
अच्छा, तो स्लोप तो हमें पता है, देखो स्लोप ए बी सी डी। अभी लाइन देख के स्लोप देखना तो आता है ना तुम्हें? ओके, जितना हॉरिजॉन्टल से नजदीक हो उतना स्लोप कम, और जितना हॉरिजॉन्टल से दूर हो उतना स्लोप ज्यादा। और इन अदर वर्ड्स, जितना वर्टिकल से नजदीक हो उतना स्लोप ज्यादा, और जितना वर्टिकल से दूर हो उतना स्लोप कम। डन, ये तो फंडा हो गया। बाकी कोऑर्डिनेट से भी हम फाइंड करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो तुम्हें स्लोप दे देगा। वो पॉइंट, दो पॉइंट पता हो तो हम ऐसे पॉइंट निकालते थे ना, पर्टिकुलर ग्राफ हो तो, कि ये एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, तो ये हो गया y2 ये हो गया y1, तो y2 माइनस y1 और ये x2 और ये x1, तो x2 माइनस x1, तो तुम्हें स्लोप मिल जाएगा। वैसे ही इस लाइन का सारी लाइन का। ओके, और सिंपल सबके ऊपर ऐसे पत्थर रख दो, कौन सा पत्थर जल्दी नीचे आ जाएगा वो तुमने सही बता दिया। ए वाला नीचे जल्दी आएगा, तो ए का स्लोप सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे भी कम, और इसका सबसे कम। और कम करना हो तो यहाँ पत्थर रख दिया, तो ये तो धड़म करके आ जाएगा, लेकिन इसको आने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका स्लोप कम है। डन। अच्छा चलो, ये तो स्लोप की बात हो गई। अभी स्लोप जो है वो तो हमने फाइंड कर लिया, तो ए का स्लोप सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, और लास्ट में डी का। अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी में P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स है। दैट मीन्स की सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ओके, एक्स सॉल्युबिलिटी जो भी हमारा पैरामीटर होगा वो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई के एच, मतलब सॉल्युबिलिटी एंड के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के एच और स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका के एच ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका के एच ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। हमने तो स्लोप पता है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका के एच ज्यादा, जिसका के एच ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। हमें क्या पूछा है? लोएस्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी लोएस्ट मतलब के एच होना चाहिए हाईएस्ट, के एच होना चाहिए हाईएस्ट मतलब स्लोप होना चाहिए हाईएस्ट। सिंपली है, कि एच और एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्लोप ज्यादा तो के एच ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। हमें वही पूछा है, लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो हमारा क्या आएगा? ए। ऑप्शन ए नहीं, गैस ए। डन। सिंपल है, लेकिन फंडा लगाना पड़ेगा। ओके, फंडा लगाना पड़ेगा। वैसे ध्यान में तो तुम्हें आ जाना ही चाहिए कि ए या डी में से ही आंसर होगा। फिर तुम इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो के एच और एम तो सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्लोप ज्यादा तो के एच ज्यादा, और के एच और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के एच ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। वही पूछा है, सॉल्युबिलिटी कम मतलब जिसकी के एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। के एच की वैल्यू ज्यादा हो सर, यहाँ तो के एच की वैल्यू नहीं गिवन है, के एच की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन स्लोप तो गिवन है, तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट, 0.1 molar NaCl has 10 ml aqueous solution having same volume as dissociate into 1000 drops, then find the concentration of 1 drop। 1000 drops में उसको डिसोसिएट हो गया है, देखो, और फिर हमें बोला है कि उसमें से जो एक ड्रॉप है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, उतना ही होगा जितना गिवन है, 0.1 मोलर उतना ही होगा जितना तुम्हारे पहला गिवन है। ऐसा समझो, एक टंकी है बड़ी वाली, वो टंकी में मैंने वो जूस एक्सट्रैक्ट डाल दिया और पूरा स्टर कर दिया, एकदम होमोजीनियस सॉल्यूशन बना दिया, होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, अभी मैं टंकी के ऊपर से ले जूस या नीचे से लूं या आधी टंकी खत्म होने के बाद पीऊं, सब टाइम पे टेस्ट तो सेम ही आएगा, क्योंकि वो तो होमोजीनियस बन गया था। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सॉल्यूबल हुआ और बाकी नीचे बैठ गया, वैसा नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्यूट जैसे ऐसा। और जो एक ग्लास है उसमें तुमने 1 स्पून NaCl या शुगर डिसॉल्व कर दिया, पूरा का पूरा। अब तुम पूरा ग्लास पियो या 1 चम्मच पियो, कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही रहेगा ना, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ही चेंज होगा। या फिर तुम एक ऐसे ड्रॉप करके पियो, कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही रहेगा। हाँ, तुम्हारी फीलिंग अलग अलग होगी कि
तुमने ज्यादा पिया कम पिया इसलिए, लेकिन कितने कॉन्सेंट्रेशन का पिया तो कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, तो 1000 क्या 1 लाख ड्रॉप्स में भी कन्वर्ट कर दे तो भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर सेम आ जाए, जो यहाँ गिवन है वही वहां आ जाएगा, कुछ गिनना नहीं है उसमें। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखो, एट फिक्स्ड टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज एंड यूरिया एक्वियस सॉल्यूशन आर सेम। तो भाई फिक्स टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट दोनों के सेम है, सुक्रोज का भी यूरिया का भी। इफ 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये भी 1 लीटर लिया है, ये भी 1 लीटर लिया है, इसका ग्राम अगर 3 ग्राम है तो ग्लूकोज का कितना ग्राम होगा? यूरिया का 3 ग्राम है तो ग्लूकोज का कितना होगा? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है दैट मींस डेल्टा टीबी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। देखो 1 लीटर 1 लीटर, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ओके, दैट मींस कि सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। कुछ भी गिवन हो, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, कुछ भी ऐसा गिवन हो जो डिसोसिएट ना हो, उसके लिए हमने यहाँ किया है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मास ऑफ द यूरिया वो गिवन है 3 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 हमने याद रखा है, ये याद रखना पड़ेगा। 342 नहीं गिवन है, देखो यहाँ पे नहीं गिवन है, ओके मे बी पेपर में गिवन भी हो, लेकिन ये याद रखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 342, नहीं तो गिनना पड़ेगा तुम्हें C6H12O6 से। डन? ओके, व्हाट विल बी, देखो यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है और यहाँ पे सुक्रोज लिखा है, ओके तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए याद रख लेना, ओके या फिर पूछ लेना। ये एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, ओके लेकिन वो तो हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया था, याद है ना लास्ट चैप्टर में, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज सब कुछ पढ़ लिया है। ओके, मींस मेरा कहने का मीनिंग क्या है, ये वैल्यू याद रखना, मॉलिक्यूलर मास याद रख लेना। तो 342 मॉलिक्यूलर मास है, तो डायरेक्टली हमारा गिवन मास ऑफ सुक्रोज कितना आ गया? 17.1 ग्राम, मींस सी इज द आंसर। तो यहाँ पे फंडा क्या है? फंडा ये है नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे, कब? जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो उन्होंने बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज एंड यूरिया ऑफ एक्वियस सॉल्यूशंस आर सेम। डन? ओके, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम है तभी यूज कर सकते हैं, हर बार नहीं। जब बॉइलिंग पॉइंट सेम हो तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में क्या है? दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। क्यों नंबर ऑफ मोल सेम होंगे? अरे भाई दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट सेम कैसे आएगा? डिफरेंट आएगा ना। बॉइलिंग पॉइंट का भी कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़े थे ये चैप्टर में, कैसे एक्चुअल नहीं, वो डिटेल्ड और भी एकदम बेसिक डिटेल में तो 11th में पढ़े थे, याद है कि बॉइलिंग होता कैसे है एक्चुअल में। 10 तक तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए या बॉइल होने लगे वो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली होता कैसे है वो हम पढ़े थे 11th-12th में। ओके चलो, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा नया पॉइंट क्या है, जब बॉइलिंग पॉइंट सेम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स सेम ले लेने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो हमें याद ही है, फिर से रिवाइज कर लो, मास बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ओके चलो 23, तो थियोरेटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है? सॉल्यूट्स गेट डिसोसिएटेड इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूट में से ही सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज रॉन्ग। ओके, सॉल्यूट ही डिसोसिएट हो तो नॉट सुटेबल। क्यों सुटेबल है ना? राउल्ट्स लॉ में जो कहना चाहते हैं वो ये सब है, टेम्परेचर चेंज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 0, solute does not get dissociated into the solution, volume of the liquid solvent plus volume of the liquid solution। ओके,
तो डायरेक्टली थियोरेटिकली ये क्वेश्चन तो सॉल्यूट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू द सॉल्यूशन इज नॉट सुटेबल ऑप्शन। ओके चलो, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन एंड पॉलीमर विच न्यूमेरिकल फैक्टर इज मोर यूजफुल। तो ये भी तुम्हारा पर्टिकुलरली जो टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर, वो और डिटेल्ड में था, अभी जो है उससे भी ज्यादा डिटेल्ड में। ओके तो उसमें डायरेक्टली था, ये सेंटेंस ही लिखा हुआ था, आज की बुक में शायद ना हो। ओके डायरेक्टली बुक में से एक क्वेश्चन है, तो ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूट इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो हमें मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए तो हमें मोल्स पता होने चाहिए। ओके तो मोल्स पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, और सॉल्वेंट का हो तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो हमें N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये फॉर्मूला तो हमें पता है। अभी 1 मोल सॉल्यूट गिवन है, 1 मोल तो 1000 ग्राम 1 मोल गिवन है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। 1 मोल का मीनिंग क्या है, इतना ही गिवन है, 1 मोल सॉल्यूट। 1 मोल का मीनिंग क्या है, मोल, स्मॉल m मतलब मोलल, मोलालिटी वाला मोलल, मोलर र नहीं, मोलल। ओके तो इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा सॉल्वेंट, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सॉल्वेंट का मास है पूरा का पूरा, और मोलर और मोलारिटी कैपिटल M, उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें दोनों है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये मोलल है, मोलालिटी है, उसमें क्या है, उसमें सॉल्वेंट ही है प्योर। कितना, 1 kg और 1 लीटर, जो भी बोलो। हम ग्राम में ले तो 1000 ग्राम, उसमें कितने हैं, 1 मोल। तो भाई मास कितना है, गिवन मास कितना, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो गिवन मास कितना 1000 ग्राम में 1000, और मॉलिक्यूलर मास किसका, पानी का, पानी का ही कर रहे हैं ना हम, तो 18, तो 55.55 ये हमें पता है। तो ये आ गया हमारा 55.55, तो N2 1 अपॉन 55.55 प्लस 1, दैट विल गिव यू द आंसर बी, तुम्हारा आंसर आएगा। ओके वैसे भी ये तो अलग ही है, ये तीनों सेम जैसे हैं। ओके तो आंसर आएगा बी। डन। ओके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, लेकिन फॉर्मूला की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो हमें फंडा से निकालनी पड़ेगी। ओके चलो, इन नॉर्मल सिचुएशन विच सॉल्यूशन हैज द हाई, फिर से आया ये। ओके फिर से आया ना, देखो लेयर तो अलग लिखा है, लेकिन फिर से आया सेम क्वेश्चन। हाईएस्ट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हाईएस्ट, हमने क्या बोला कि भाई प्रेशर तो डाउन होगा जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन होगा। ओके प्रेशर डाउन होगा, लेकिन हमें तो प्रेशर अप पूछा है। प्रेशर अप मतलब कॉन्सेंट्रेशन डाउन होना चाहिए, कम होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कब कम होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो भाई ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और यूरिया तो एक ही है, तो यही ऑप्शन होगा। ओके अगेन रिपीट हुआ ये, देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन आता ही रहता है। नेक्स्ट, एट फिक्स्ड टेम्परेचर वन अननोन सब्सटेंस हैज 16% सॉल्यूशन। हाँ देखो गुड क्वेश्चन। अभी ऐसा क्वेश्चन आई थिंक JEE में यही साल के आसपास 2019 जैसा शायद क्वेश्चन था, ऐसा ही। ओके एट फिक्स्ड टेम्परेचर वन अननोन सब्सटेंस हैज, ये परसेंटेज जो भी गिवन हो, सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद दिस मच सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इन यूरिया इन बोथ द सॉल्यूशन solvent same and its density is this, then find the molecular weight of the substance in this। अभी molecular weight given है, ओके हमें याद ही रखना है। यहाँ पर फाइंड कैसे करना है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर कर देना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी सेम है, तो यहाँ पर सब कुछ कट ही हो जाएगा, आर भी कट हो जाएगा, टी भी कट हो जाएगा, वी भी कट हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे कट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशन ही वैसी गिवन है कि भाई इन बोथ दी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज सेम, दोनों की डेंसिटी सब कुछ गिवन है, फिक्स्ड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कट हो गया, आर तो वैसे भी कट हो गया, वॉल्यूम सेम गिवन है इसलिए कट हो गया। अगर ना हो तो कट नहीं होगा, अलग अलग गिवन है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करो। तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर किया
तो सब कुछ कट हो गया, तो बाकी बचा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दिस इज नथिंग बट मोल्स ही है वो, ओके। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोल्स ही है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो देखो मास कितना है 2.4%, ये परसेंटेज में है 2.4%। मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 60 यूरिया का। फिर ये जो अननोन है वो तो पता करना है, लेकिन उसका मास गिवन है 1.6%, तो 1.6 मॉलिक्यूलर मास उसका पता करना है, सो वो आएगा 40, ये ऑप्शन आएगा, ओके। क्या किया हमने, याद रखना जब भी ऐसे परसेंटेज में पता कैसे चलेगा सर, यही फॉर्मूला लगाना है। कैसे पता चलेगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब प्रेशर सेम, पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया था आइसोटोनिक वाला, ओके। तो आइसोटोनिक उसमें फंडा अलग लगाया था हमने, क्वेश्चन ही अलग था, फंडा सेम था, लेकिन उसमें हमारा क्या था, डिसोसिएट कितना हो रहा है वो चेक करते थे। तो जो क्वेश्चन में क्वेश्चन में जो प्रेशर गिवन है वो 0.3 इंटू समथिंग हमने 1 हमने कर दिया, तो 0.3 आया। अब वो 4 ऑप्शन में से 0.3 किसका हो रहा था वो हम चेक कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है आइसोटोनिक, वहां पे वो फंडा लगाया हमने कि 0.3 आना चाहिए। 0.1 इंटू 3, 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 3, वैसे करके 0.3 आना चाहिए, वहां वो फंडा लगाया। यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, आइसोटोनिक वाला, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। फॉर्मूला लगा दो, यहां पर सब कुछ सेम है तो सब कुछ कट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम अलग अलग गिवन है तो अलग अलग वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर भी अलग अलग है तो अलग अलग टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो सब कुछ एट फिक्स टेम्परेचर, वॉल्यूम सब सेम है तो कट कर दिया, तो नंबर ऑफ वापस वही फॉर्मूला आ गया, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स। अभी भी तो वही किया था हमने, वो एन के फॉर्म में था, तो फॉर्मूला वही वापस आ गया कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। ये कब था, सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर सेम, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर ही है, तो टेम्परेचर सेम तब भी नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर किया। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्रेशर सेम, तब भी हमने उसको ही कंपेयर किया, किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। तो वो भी ऐसे ट्रिक बैठ जानी चाहिए कि भाई नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करके तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट will have boiling point this much, molar elevation constant of water is this much kg per mole। तो हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब कि पर्टिकुलरली वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा टीबी उसकी वैल्यू गिवन है 102 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, मतलब 102 माइनस 100, तो वो कितना आ जाएगा, 102.2 है ना, तो 2.2, ओके। और केबी, तो केबी की वैल्यू 2.2 गिवन है, वो भी लिख दी। और मोलालिटी तो ये गलती से कैपिटल एम है, सब में स्मॉल एम ही है, स्मॉल एम, तो वो हमने लिख दिया। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। आई की वैल्यू जो भी मिलेगी तो वहां से क्या पता चलेगा कि आंसर बी है, तो आंसर बी है मतलब आई की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट ना करो तो भी पता चल जाएगा, 1 आएगी, क्योंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में I1 होता है, NaCl में I2 होता है, NaCl में यहाँ पर भी 2 होता है, और यहाँ पर कितना होता है, 1 और 2, CH3COO माइनस और H प्लस, वहाँ पर भी 2 होता है। डन, ओके। तो आंसर क्या आएगा, अच्छा ये दोनों सेम हो गए इसलिए, हाँ तो तुम ये कैपिटल रखो तो भी अलग, नहीं तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, फिर छोटा एम रखा तो, ओके। या फिर NaCl को चेंज करना पड़ेगा, मीन्स आंसर कितना आ रहा है 1, वो तो आएगा ही नहीं, NaCl कुछ भी बड़ा एम हो या छोटा एम, NaCl तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 2 तो आ ही नहीं रही है। देखो ना 2.2, इधर भी 2.2 इंटू 1, तो आंसर तो 1 ही आएगा। डन, पक्का ना, ओके। चलो तो ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखो पूछने का तरीका बदल दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला बुक वाला ही है लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया है, ओके। हाँ देखो वही फॉर्मूला सेम, उसी से, ओके। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दिस मच इज दिस मच केल्विन, तो ये गिवन है, डायरेक्टली डेल्टा टी की जगह लिख दो। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो वो भी गिवन है, और फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब ये KF है 1.86, वो भी डायरेक्टली गिवन है।
solute gets completely dissociated, then find the molecular formula for the solute. तो molecular formula find करना है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो गिवन ही है हमें 0.01, तो मोलालिटी गिवन है तो 0.01, KF की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू, हमें I मिल जाएगा। यहाँ से I क्या मिलेगा? 4। तुम्हारा 4 आना चाहिए, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 1 और 2, 1 और 1 2, यहाँ पर 4 और 1 5, और यहाँ पर 3 और 1 4, I 4 आ गया। दैट्स इट। यहाँ भी हमने I फाइंड किया था, I की वैल्यू 1 आई इसलिए ग्लूकोज, यहाँ पर I की वैल्यू 4 आई इसलिए B। सिंपल है, ओके। लेकिन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके I निकालना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉन आइडियल, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, डायरेक्टली बुक में से ही है, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइसोऑस्मेटिक विथ 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। तो वेट बाय वॉल्यूम गिवन है 6% वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम मतलब 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है इसीलिए, ओके। अच्छा तो कितना हो जाएगा? पहले तो मोल फाइंड करो, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वो 0.1 आ गया। अभी 0.1 मोल आ गया तो पाई ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, फिर से ऑस्मोटिक आइसोऑस्मोटिक बोला है ना, ओके। तो प्रेशर को कंपेयर किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, पाई मतलब लास्ट में तो क्या आ रहा था? नंबर ऑफ मोल्स ही आ रहा था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। डायरेक्टली कंपेयर मत कर देना, क्योंकि I की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, वांट ऑफ फैक्टर हमने डिस्कस किया था। तो I की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, इसके लिए 1 है और इसके लिए 2 है, ओके। तो NaCl और इसकी वैल्यू 2 है, तो N की वैल्यू क्या आई? 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाई 2। अगर हमने ये I नहीं लिखा, NaCl के लिए I 2 है, वो नहीं लिखा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.1, वो भी होगा ही, ये रहा देखो। अगर ये 2 नहीं लिखा हमने तो आंसर आ जाएगा 0.1, वो भी ऑप्शन में है और हमने C टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो I लेना पड़ेगा, NaCl के लिए 2 है, फिर तुम BaCl2 ले लो तो 3 आएगा, वो गिनना H2SO4 ले लो तो भी 3 आएगा, तो वो 3 इससे डिवाइड होगा। डन, ओके। थोड़ा सिंपल ही है, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि हाँ आ गए तो धड़म, जैसे यहाँ पर गलती हो ही सकती है ऐसी कि भाई नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली कंपेयर कर लिया, इसका 0.1 है तो इसका भी 0.1 ही होगा और 0.1 टिक कर देंगे, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होता, ये डिसोसिएट होता है। I की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ pH 1 कंटेनिंग एक्वियस सॉल्यूट H2SO4? ऐसा कर लिया है हमने। pH 1 अभी मैंने बताया था, 1 हो तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मतलब मोलारिटी तो पता चल गई तुम्हें, और फिर मोलारिटी पता चल गई तो एसिडिसिटी इंटू बेसिसिटी कुछ भी कर लो मोलारिटी को, तो नॉर्मलिटी मिल जाएगी, वही आ गया ना। तो तुम्हारा क्या है? pH आ गई 1 मतलब 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मोलर। मोलारिटी पता चल गई, क्या गिवन है? H2SO4 इंटू 2 कर दो, HCl इंटू 1 कर दो, ओके। तो लेकिन डायरेक्टली नहीं, ये करना पड़ेगा। 0.1 किसका है? pH किसकी गिवन है? pH इज इक्वल्स टू 1 कंटेनिंग एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसकी आ रही है? H+ और H3O+ की मोलारिटी। तो H+ और H3O+ की मोलारिटी कितनी आई? 0.1। उसकी आधी कितनी? 0.05। वो आ गई, इंटू 2 कर दो तो आंसर क्या आएगा? 0.1। पक्का सिंपल ही है, राइट? देखो ये तीसरी चौथी बार ये ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आ गया कि भाई नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एसिडिसिटी और बेसिसिटी। मोलारिटी नहीं गिवन है तो पहले वो फाइंड करो, जैसे यहाँ भी हमने फाइंड किया, ओके। pH की वैल्यू 0, pH की वैल्यू 1, pH की वैल्यू 2, कुछ भी नहीं, वो जो pH की वैल्यू जो भी गिवन है उसको 10⁻0 है तो 10⁻0 तो वो तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 10⁻⁻1 तो वो 0.1 आएगा, 2 है तो 10⁻2 0.01 आएगा। वो मिलेगी हमें इसकी H+ की और H3O+ की, उसका आधा हो जाएगा H2SO4 का, वो मिल गया, इंटू 2 कर दो, डन। If dissociation factor of aqueous solution of this
is 0.778, then find want of factor I. अगेन डिट्टो फॉर्मूला है, ये हमारी बुक में है ही, अल्फा इज इक्वल, न्यूमेरिकल में याद है ना, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ओके, इसके बेस के न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एन की वैल्यू हमें यहाँ से देख के बतानी पड़ेगी। तो क्या गिवन है यहाँ 3 और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 1 4, तो 4 माइनस 1 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा बी। अगेन इसकी जगह कुछ और लिख दिया, फॉर्मूला सेम, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। देन इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिट्टो यही फॉर्मूला लगाना है। ओके, चलो मोलालिटी गिवन है बाय स्मॉल m, एंड इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डेल्टा टी भी गिवन है। दैट्स इट, मोलर तो ये भी फॉर्मूला के ऊपर, सिर्फ वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ जाएगा 0.16 डिवाइड बाय 0.04, 3.2 जैसा आएगा। the value of which of the following unit of concentration will not change with the change in temperature। पहला क्वेश्चन था वो टेम्परेचर चेंज और वॉल्यूम की इफेक्ट। तो चेंज इन टेम्परेचर किसमें चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो तो जहां जहां वॉल्यूम होगा उसमें चेंज होगा, और जहां वॉल्यूम नहीं होगा वो चेंज नहीं होगा। तो मोलारिटी में नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मालिटी में भी आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मालिटी में आता है, मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है इन केजी, तो वो आ जाएगा। ओके, अभी देखो मैंने बताया था कि वो तो 2006 क्वेश्चन नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं है, ये तो है सिलेबस में। ओके, क्योंकि यहाँ पे आंसर ये है, ये या ये नहीं है। ओके, 36 maximum amount of solid solute that can be dissolved in specific amount of a given liquid solvent does not depend on, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बुक में से डिक्टो क्वेश्चन लिखा हुआ ही है सेंटेंस वाइज बुक में, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर चेंज करे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, याद है ना, बढ़ती है कम होती है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल है भी या इनसॉल्युबल है। ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये है ना ओनली 3। डिट्टो बुक में ही है, जो वो जब जो डिटेल में स्टार्ट हो रहा है उससे पहले, याद आया ना। ओके, तो प्रेशर वाला ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट, the normality नहीं, the molality of the aqueous solution of any solute having the mole fraction। again एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया, मोल फ्रैक्शन पूछा था लेकिन गिवन कुछ और है, मोल फ्रैक्शन में मोल्स ही नहीं गिवन है, तो मोल्स हमें पता करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमें मोलालिटी पता करनी है। ओके, और मोल फ्रैक्शन गिवन है, वहां उल्टा था, मोल फ्रैक्शन पूछा था, यहाँ पर मोलालिटी पूछी है और मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो तुम आगे पीछे करोगे और तो गलत नहीं है, लंबा जाएगा, इससे अच्छा है ये फॉर्मूला याद रख लो, लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, मोलालिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये बुक में नहीं है। ओके, लेकिन जो हमें पता है उसके बेस पे तुम करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा न्यूमेरिकल, इससे अच्छा है ये डायरेक्टली याद रख लो, मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सो मोलालिटी इज इक्वल्स टू XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA। ओके, तो यहाँ पर XB जो है वो हमें गिवन है 0.25, XA जो गिवन है वो नहीं गिवन है, लेकिन अगर XB 0.25 है तो XA उसका आधा ही होगा ना, मतलब आधा मतलब 1 माइनस होगा, ये 0.5 होता तो वो भी 0.5 होता, ये 0.75 होता तो वो 0.25 होता, 1 माइनस करना है, ये 0.9 होता तो वो 0.1 होता, टोटल 1 होना चाहिए। ओके, तो XA हमें इनडायरेक्टली गिवन है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एंड MA, तो MA मतलब मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास तो वो तो सॉल्वेंट का मतलब वाटर ही होगा, तो 18। ओके, सो MA एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूट बोला है, एनी सॉल्यूट बोला है,
एनी सॉल्यूट, और हमने ले लिया है कि भाई पानी में ही बनाएंगे, इसलिए Ma की जगह हमने लिया है 18। डन। तो ये फॉर्मूला लिख लो और रट्टा मार लो, याद रख लो कि मोल फ्रैक्शन पर से डायरेक्टली मोलालिटी कैसे ढूंढते हैं। इससे पहले हमने एक एमसीक्यू किया था, उसमें मोल फ्रैक्शन ढूंढना था और मोलालिटी गिवन थी, तो मोलालिटी और उसके बेस पे हमने मास निकाला था। ओके, तो मास निकाला, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, और नंबर ऑफ मोल्स से हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था। वो मेथड थी तो हमने वो कर दी। यहां पर उल्टा जाना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही है डायरेक्टली। ओके, ये था 37 एंड 38, लास्ट वन। ओके, देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है थोड़ा लेवल। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर aqueous solution of CH3COOH having 2 pH, ओके, टेम्परेचर T है, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू CRT हमारा वैल्यू होगा, RT सब में है, C की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्टली, अगर तुम C की वैल्यू निकाल लो 0.5 मोलर और रख दो, तो 0.5 में तो ये आता है कौन, C, कॉन्सेंट्रेशन 0.5, वो लगा दो तो C ऑप्शन सही है, ठोक दिया तो गलत। तो फिर तुमने इसका यूज ही नहीं किया, 2 pH का कहाँ यूज किया। ओके, तो वो यहाँ पर यूज है उसका, नहीं तो ये C ऑप्शन हम लिख देते। क्यों? क्योंकि CRT है ना और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.5 मोलर। ओके, लेकिन ऐसे नहीं करते। तो 2 pH गिवन है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वैसे ही 2 गिवन हो तो 10⁻², 1 गिवन हो तो 10⁻⁻1, 2 गिवन है तो 10⁻², मतलब 0.01 मोलर किसका, H3O प्लस का और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर H3O प्लस का ये आया, जैसे हम H2SO4 में करते थे, तो H प्लस से H2SO4 का आधा हो जाता था, तो यहाँ पे हमें करना है CH3, क्योंकि यहाँ पर CH3COOH है, तो CH3COOH में H प्लस और CH3COO वैसे डिसोसिएट होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, याद है ना, क्योंकि ये वीक एसिड है, याद आया, ये वीक एसिड है, तो 95% और उससे ज्यादा तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, वहीं पड़े रहेगा, और थोड़ा बहुत डिसोसिएट होके वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जैसे हम वो इक्विलिब्रियम बनाते थे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगी, क्योंकि ये वीक एसिड है, एसिडिक एसिड। ओके, तो H3O प्लस, वो कंसेप्ट यहाँ आएगा नहीं वैसे, H3O प्लस एंड CH3COO, लेकिन जो इक्विलिब्रियम हमने 11th में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें। तो इक्विलिब्रियम लगाए तो याद करो, हम पहले लिखते थे कि यहाँ पर पूरा का पूरा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर एट इक्विलिब्रियम, तो वो 1 में से मैंने कुछ ले लिया, जैसे 0.2 ले लिया, तो 0.2 ले लिया, वहां 0.2 बना, फिर और कुछ किया, ऐसे करते थे, याद है। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम लास्टली 1 माइनस अल्फा इंटू C करते थे, तो यहाँ से अल्फा निकल गया है, तो यहाँ पे बनेगा भी कितना, अल्फा। 1 में से अल्फा निकला तो अल्फा C बन जाएगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना। तो H3O प्लस का कितना हुआ, अल्फा इंटू C। अभी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने इनडायरेक्टली फाइंड कर लिया है 0.01, और C की वैल्यू गिवन है 0.5, तो आंसर आया 0.0 इतना। फिर से इतना करते हैं, क्या किया इसमें, सबसे पहले pH वैल्यू गिवन है, तो 10⁻² हो, मतलब 2 हो, 1 हो, 10⁻- कर लो, 10⁻² क्या 0.01 आया, 0.01 H3O प्लस और H प्लस का आया है, हमारे H2SO4 या CH3COOH का नहीं है। अच्छा, अभी इसका कितना होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें इतना ही होगा, जैसे H2SO4 वाले में H प्लस से H2SO4 आधा हो जाता था, क्योंकि H2SO4 डिसोसिएट होके ट्वाइस H प्लस होता था, 1 मोल ट्वाइस H प्लस मोल हो जाता था, वेरेज यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो फर्क पड़ेगा नहीं। यही मोलारिटी H3O प्लस की भी है, और यही मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा CH3COOH हो उसकी है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही ले रहे हैं हम,
डन। ओके, तो यहाँ पर कंसेप्ट लगाया हमने इक्विलिब्रियम का, तो हमारा अल्फा मिल गया हमें। कैसे मिला? ये जो आंसर आया वो डिवाइडेड बाय ये जो गिवन है वो, तो 0.01 डिवाइडेड बाय गिवन था 0.5 कॉन्सेंट्रेशन, वहां से आंसर आया 0.02। अल्फा मिला, वांट ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला फिर से लगाया, तो 0.02 i-1, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? तो 1 और 2, ये 1 और ये 2, तो n की वैल्यू 2, तो यहां से i की वैल्यू हमारी आ गई, देखो 1.02। देखो 1.02, वही बोल रहे हैं ना, डिसोसिएट नहीं होगा। 1 मतलब क्या? एक ही है। एक ही कहां से यार? पहले तो एक था, तो बाद में भी एक, हाँ तो बाद में भी एक ही है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं ज्यादा डिसोसिएट। 90 बुक में तो लिखा है ना 97% से ज्यादा डिसोसिएट होता ही नहीं है, क्योंकि ये वीक है। तो i की वैल्यू आ गई 1.02। अब ये भी i की वैल्यू आ गई, या चिपका दिया 1.02, वो भी गलत हो जाएगा। वो नहीं पूछा हमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, i थोड़ी पूछा है। तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT, तो हमने i की वैल्यू रख दी, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख दी, और RT तो 1.02 इंटू 0.5 मतलब 0.51 RT। तो देखो आंसर ये सही है, 0.51 RT वही आया जो मैं पहले बोला था कि ये मत कर देना, लेकिन वो मेथड गलत थी। मेथड क्या थी उसमें? 0.5 और RT, तो ये आंसर आ गया। डायरेक्टली ये C जो है उसका यूज कर लिया, 0.5 RT, ये सही हो गया, लेकिन मेथड गलत है, इसमें सही हो गया, कोई दूसरा न्यूमेरिकल आया तो गलत हो जाएगा। तो ये मेथड सही नहीं है कि CRT कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर CRT कर दो, C है 0.5 और RT लिखा हुआ है, तो दिस C इज द करेक्ट आंसर। वो गलत मेथड है, तुमने यहाँ इसका तो यूज ही नहीं किया ये सब, तो वो तो आ गया आंसर, हर बार नहीं आएगा, वो करना ही नहीं है, वो गलत मेथड है। ओके, कोइंसिडेंटली यहाँ पे वो सही हो गई और आ गया आंसर। तो मेथड है पूरी की पूरी ये वाली, पाई की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी पड़ेगी, एंड देन आंसर विल बी C। अंडरस्टूड? तो 2006 से लेकर 2020 तक के MCQ हमने डिस्कस किए। समझ में आया? अभी देखो, जैसे जैसे तुमने ये देखे तो ऑब्जर्व किया होगा, पहले डिट्टो आते रहे और फिर थोड़ा बहुत लेवल अप हुआ, थोड़ा बहुत पूछने का तरीका वही है, कंसेप्ट वही पूछ रहे हैं वो लोग, पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल दिया। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, NCERT तो पढ़ ही लो, सारे चैप्टर्स पढ़ लो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में तो एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तुम पढ़ो और तुम्हें ऐसे लगे ये पूछ सकते हैं, हाँ तो उसको याद रखो, ये पूछ सकते हैं, ऐसा लगे कितना पूछ सकते हैं यार, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट ही है। केमिस्ट्री की NCERT जो है वो ऐसी ही बनाई है कि पूरा जैसे IMP गिवन हो ना, वैसी ही NCERT ही IMP है, ऐसा उसमें से कुछ निकालना नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा, मैं एक्चुअली वो तुम्हें बताया था वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेने वाला था, लेकिन फिर मैंने अभी देखा वो सबके सेम मार्क्स है, 4 मार्क का एक चैप्टर आएगा, तो फिर यहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो याद रखना और वो सब ज़्यादा है, यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कैसे करते हैं वो समझना है, या तो यहाँ भी रखना है फॉर्मूलाज एंड ऑल, कंसेप्ट कब कैसे लगाना है वो ध्यान रखना है। ओके, वहाँ पर तुमने एटॉमिक नंबर ये वो बढ़ रहा है कम हो रहा है याद रखा तो वो वही आएगा, लेकिन वो याद होना चाहिए, कुछ और लॉजिक नहीं लगाना वहाँ पर, यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। डन? अच्छे से समझ में आया? कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो केमिस्ट्री में पहले NCERT पढ़ लेना, फिर जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है वो, फिर जो टेबल्स है वो, चार्ट्स में कहना क्या चाह रहे हैं वो, चार्ट याद नहीं रखने इसका ये वो है, चार्ट्स कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, उसका क्या हो रहा है ग्राफ में कहना क्या चाह रहे हैं, बस वो याद रखो। ओके, ठीक है।